लास्ट क्लास का भी हम रिवीजन कर लेंगे, बट राइट नाउ अभी हम नेचुरल स्कूल से कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ natural school then we are going to revise a little bit about sociological school, right? इन केस ऑडियो में या वीडियो में कोई एरर आए तो मुझे बता दीजिएगा, ऑल्दो मेरी तरफ से सब ठीक है, राइट? सो लेट अस बिगिन. इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल स्कूल या नेचुरल लॉ स्कूल, तो इससे बहुत एक बेसिक बात हमको समझ आती है, एक बहुत बेसिक बात. समथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर, राइट? समथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर, जब भी तो उसका नाम रखा नेचुरल लॉ स्कूल या नेचुरल लॉ, राइट? और अभी कुछ क्लासेस पहले डिस्कशन हो भी रहा था दैट वाई वी कैन नॉट कंसिडर द लॉज which were there in our earth shastra, right, or in our religion, right? So is there any school which talks about them? ये भी डिस्कशन हो भी रहा था कुछ टाइम पहले, if you remember, right? So that is the part which we are going to discuss in natural law school today, right? So as this word in itself is making us clear that natural means something which is not made by men, instead something which is already created, right, by superior power or supreme power, right, जिनको गॉड का टाइटल भी दिया जा सकता है, right? So the jurists which were there in the time of natural law school, they think कि जो भी लॉ होता है वो मैन मेड नहीं होता, इंस्टेड द लॉ इज गिवन बाय गॉड और गिवन बाय सुप्रीम पावर और गिवन बाय द पावर विच इज बिगर देन ह्यूमन बीइंग, राइट? सो बेसिकली नेचुरल लॉज आर दोज लॉज विच आर इन को एग्जिस्टेंस विद द मैन काइंड एज वेल एज विद द गॉड. एक रिलेशन तो है सुप्रीम पावर और लोगों के बीच में, उसी को नेचुरल लॉ का टाइटल दिया गया है, राइट? सो बेसिकली मैन मेड लॉज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड और वैलिडेटेड इन नेचुरल लॉ स्कूल, रेदर द लॉ विच इज क्रिएटेड बाय सुप्रीम पावर इज एक्सेप्टेबल, राइट? नाउ some believes that these rules and these principles are not created by people, right? और जब ऐसे रूल्स रेगुलेशंस या ऐसे नियम या ऐसे लॉ को आप एक्सेप्ट करोगे जो सुप्रीम पावर ने क्रिएट किए हैं इंस्टेड ऑफ मैन, तो कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं उस लॉ के, राइट? फॉर इंस्टेंस इफ अ लॉ इज क्रिएटेड बाय सुप्रीम सोर्स, so that law must be eternal, right? That law must be eternal, मतलब longer period of time के लिए, right? There is no limit कि वो कभी बंद होगा या end होगा, right? So there is no limit. The natural law will be eternal, and there can be another point that it cannot be created, only discovered by people. क्रिएट नहीं किया जा सकता बट डिस्कवर किया जा सकता, राइट? एंड द नेचुरल लॉ इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी. एज इट इज़ अ नेचुरल लॉ तो वो तो ऑटोमेटिकली फॉलो होगा बाय द पर्सन, राइट? अगर वो नेचुरल लॉ है तो इट इज़ गोइंग टू बी फॉलोड, फिर इसमें हमें एक्सटर्नल एजेंसी का, सेंक्शन का, इन सब का ज़रूरत नहीं होगा, राइट? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, right? Now it is also believed that in natural law there is no need to have some written codes, right, or statute. आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो हमारे majority of laws are codified, but at the time of natural law they believe that if we codified
natural law we are restricting them, or we are restricting their application, because something which is a part of nature that cannot be restricted, right, that cannot be bound in words, right. That is why they also believe that natural law should not be codified or should not be written in any form, right. So आज के टाइम में तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ लॉज कोडिफाइड है ही, बट एक एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं तो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, राइट. सो नेचुरल जस्टिस कुछ ऐसे राइट्स हमें देता है जो कोडिफाइड नहीं है, राइट, जो एक्सेप्टेबल हैं बाय कोर्ट बट कोडिफाइड है. कैन यू गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? कैन यू गिव वन एग्जाम्पल? बताइए. दे सकते हैं क्या कोई एक एग्जाम्पल? राइट टू बी हर्ड, यस, राइट टू बी हर्ड, या ऑडियो अल्ट्रम पार्डन, हियर द बोथ साइड, राइट. इफ any judgment is going to be delivered, then it is believed that it must be delivered by hearing both the sides, right. And yes, someone who is judging the matter, he cannot judge his own matter, right. ये भी होता है. These are the principles which are not codified but acceptable, right. So it is a part of nature. That is why it is called natural justice, right. जब भी हम इसको नेचुरल जस्टिस का टाइटल दे रहे हैं, और नेचुरल लॉ स्कूल क्या बोल रहे हैं, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि नेचुरल लॉज को आप कोडिफाई नहीं कर सकते, राइट. लिंक में क्या इशू आ रहा है लॉगिन के लिए? अब मैसेज आया है एक स्टूडेंट का कि लॉगिन नहीं हो पा रहा सर. आप लोगों का सर हेलो. जी बताइए. और सर अभी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास भी है हम्म. 8 बजे, तो फिर हम कैसे कैरी ऑन करेंगे जूरिस्प्रूडेंस की क्लास? कब हुआ है आपका क्लास? सर अभी मैसेज आया सर का. अच्छा, अभी अभी आया है. सर यस. मैंने तो बट आई थिंक जो सर का मैसेज आया वो ऑफिशियल ग्रुप में तो है नहीं, आपके जो स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है उनका ग्रुप में डाला हुआ है. सर उसमें मैं मैम आपको फॉरवर्ड कर दूं? ऑफिशियल ग्रुप में डाला हुआ है सर ने. सर ऑफिशियल ग्रुप में नहीं है, एक और है हमारा हाँ ग्रुप, तो उसमें भी सर उसका भेजते हैं. वो मेरा पार्ट नहीं है ना, मैंने ऑफिशियल ग्रुप में डाल दिया. चलो कोई बात नहीं. इफ़ यू वांट टू अटेंड हिज क्लास यू कैन अटेंड. मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, मे बी ही इज़ नॉट रिकॉर्डिंग, राइट. तो सर कोई आप बात नहीं, कंटिन्यू मैं तो कर दो. रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग, राइट, डू नॉट वरी. बट द थिंग इज़ कि जो ऑफिशियल ग्रुप में टाइमिंग शेयर होता है ना, उसका वैल्यू होता है. अब प्राइवेटली आप अगर 15 या 20 लोगों का ग्रुप बना के उसमें लिंक शेयर करो, तो फिर वो ऑफिशियल ग्रुप में जो मेंबर्स है उनको और उन लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन होगा, राइट. तो इवन उन्होंने शेयर किया है तो थोड़ा सा मे बी उन्हें टाइमिंग का थोड़ा देखना चाहिए कि इन केस मे बी हो सकता है वो खुद ऑफिशियल ग्रुप में ना हो. दैट इज़ वाई उन्होंने 8 o'clock डाल दिया होगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है. तो कोई बात नहीं. सर उन्हें पता नहीं होगा इस क्लास के बारे हाँ, में एक्चुअली. दैट इज़ वाई ऑफिशियली जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें वो होंगे नहीं, तो दैट इज़ वाई. कोई बात नहीं, मैं तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, नो इशू. अगर इन केस आप लोगों को अटेंड करना है उनका लेक्चर आप कर सकते हो, बाद में मुझे टेक्स्ट कर देना, बट आप लोग आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है, नो इशू. सर कोई भी स्टूडेंट में से उनको इन्फॉर्म कर दो प्लीज, प्रभा मैम या नहीं, इन्फॉर्म करने की प्रशांत ज़रूरत सर. नहीं है. मे बी उनका अकॉर्डिंग वो टाइमिंग सूट कर रहा होगा, तो नो इशू, राइट, ओके सर. नो इशू. मेरा कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई बात नहीं, आप अटेंड कर लो, नो इशू. ये रिकॉर्ड हो ही रहा है. अगर इन केस रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता तो इशू हो जाता, क्योंकि फिर दो टाइम पे एक टाइम पे आप दो जगह नहीं अवेलेबल हो सकते ना. चलिए, मुझे अभी दिखा, ऑल दो मैंने आई थिंक 7 o'clock पे डाल दिया था आप लोगों को टेक्स्ट.
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, टेक्निकल चीज़ें माइंड से निकल जाता है। चलिए, सो बेसिकली नेचुरल लॉ वो लॉज होते हैं, राइट, नेचुरल लॉज वो लॉज होते हैं जो ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्टेंस में थे। और कैसे थे? क्योंकि वो सुप्रीम सोर्स से बने हैं या गॉड से बने हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट नेचुरल लॉ। नाउ नेचुरल लॉ है तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, इटर्नल होगा, राइट, डिस्कवर ही कर सकता है मैन, क्रिएट नहीं कर सकता, राइट, एंड कोई एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर इट इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, राइट। अब रात में सोते ही हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, सुबह उठते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, वी डू नॉट नीड एनी सेंशन, राइट, कि सोओगे नहीं तो पनिशमेंट होगा, राइट, वो तो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है। दैट इज़ वाई दीज आर द रूल्स विच आर नॉट कोडिफाइड, देयर इज़ नो नीड टू कोडिफाई दोज काइंड ऑफ रूल्स, राइट। दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। इसके बारे में एक दो एग्जाम्पल बताए अभी, जैसे ऑडियो अल्ट्रम पार्डन, हियर द बोथ साइड, ये अब प्रेजेंटली आप ये इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। अगर नेचुरल लॉ को आज फॉलो किया जाए, उनका माइंडसेट आज फॉलो किया जाए, तो आज के टाइम में नेचुरल लॉज क्या हैं? वो जो आपके फॉलो किए जा रहे हैं, राइट, वो जो आपके फॉलो किए जा रहे हैं, लाइक नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस और ऑडियो अल्ट्रा पार्डन, इस तरीके के जो रूल्स हैं जो कोडिफाइड नहीं है बट स्टिल वी आर गोइंग टू फॉलो देम, दे आर दी नेचुरल लॉज। नाउ इसी में एक थ्योरी भी आता है, राइट। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसी से हमारा एक थ्योरी क्रिएट होता है, राइट। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम फॉलोइंग अ नेचुरल लॉ, obviously I'm getting some benefit out of it, right? If there is no benefit, then such kind of law should not be acceptable by me. Very simple. And you will do the same, right? If there is a law which is not codified but it is considered as natural law, you are going to follow it if it is for the beneficial purpose, alright, or it is causing benefit. बट इंस्टेड अगर ऐसे लॉज आपको बेनिफिट कॉज नहीं करेंगे तो क्या करोगे आप? फिर इनको फॉलो नहीं करोगे, राइट। सो बेसिकली इसी से एक थ्योरी निकल के आया, वी कॉल इट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, राइट, वी कॉल इट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सुना होगा आपने, थॉमस हॉब्स, राइट, हीगल, केंट, लोगों का थ्योरी था जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की तरफ आपको लेके जाता है। ना अकॉर्डिंग टू द हॉब्स थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, he said that law based on the natural right of self preservation, right, कि अगर पर्सन को प्रिजर्व करके रखोगे, अगर एक ऐसा लॉ है जो पर्सन की प्रिजर्वेशन में हेल्प कर रहा है, राइट, ऐसा राइट दे रहा है जिससे पर्सन का प्रिजर्वेशन हो रहा है, नॉट ओनली पर्सन, ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन, तो वो जो राइट्स हैं उन्हीं के लिए, उनसे जो बेनिफिट कॉज हो रहा है उन्हीं बेनिफिट के लिए वो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उन लॉज को। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा किसी राइट का, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट लॉ। दिस इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि सोसाइटी ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है, किससे? स्टेट से। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कि आप हमारा बेनिफिट कॉज करिए, बदले में हम आपकी डायरेक्शंस मानेंगे, राइट। सो व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट? इट इज बेसिकली अ लॉ, अ नेचुरल लॉ which is based on the natural right of self preservation of person and property, right? ये absolute authority से लिया गया है, राइट। कोई रूलर होगा, कोई सोर्स होगा, कोई आपकी अथॉरिटी होगी जिसने ये लॉ दिया, और वही लॉ आप फॉलो कर रहे हो, सो दैट बेनिफिट कैन बी एक्सेप्टेड, राइट। और जो मैसिव बेनिफिट है वो क्या है? प्रिजर्वेशन। किस चीज़ का? पर्सन का एंड प्रॉपर्टी का। ऐसा क्यों है? वाई वी नीड प्रिजर्वेशन?
राइट. देयर इज अ क्वेश्चन कि इन केस अगर हम लॉ को नहीं मानते, राइट, तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन किया जा रहा है, राइट. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. व्हाट आर द वेज बाय विच दिस theory is helping us or natural law is helping us to protect and preserve, right. ये वाला पोर्शन थोड़ा सोचने वाला पोर्शन है. और कल मैंने एग्जाम्पल भी लिया था इसके रेस्पेक्ट में, राइट. फॉर इंस्टेंस अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी है और आप लोग उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा रहे हो, तो एक ही पर्पज़ के लिए रजिस्टर करा रहे हो, दैट इन द एंड इफ़ देर इज़ एनी इशू, राइट, तो वो इशू सॉल्व हो जाएगा, राइट. देयर विल बी नो प्रॉब्लम. कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करेगा तो यू हैव डॉक्यूमेंट टू शो दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू, राइट. अब अगर लॉ आपको सपोर्ट ना करे, आपको हेल्प ना करे, तो फिर आप रजिस्टर भी नहीं कराओगे, राइट. दैट इज़ वाई पीपल आर इन द कॉन्स्टेंट फियर. इफ वी टेक अवे दिस नेचुरल लॉ, people are in constant fear, right. To remove that fear we need laws, right. And the benefit which is caused by acceptance of law is the removal of fear. ये fear का क्या हो रहा है, remove हो रहा है fear, ठीक है. So basically हॉब्स ने जो प्रपोज किया था, that was he was a supporter of absolute power of the ruler and subject had no right against the sovereign authority. कि आपका कोई राइट सोवरेन अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं बन रहा, आपको बल्कि फॉलो करनी है उनकी डायरेक्शन, उनकी कमांड, राइट, सो दैट देयर कैन बी बैलेंस विच कैन बी मेंटेन. ठीक है, बताइए इतना क्लियर है? Yes or no? Any doubt? All right. Now, लास्ट क्लास में हमने सोशोलॉजिकल स्कूल डिस्कस किया था. एक बार मैं उसको एक बार और गो थ्रू करने वाला हूँ, बिकॉज लास्ट क्लास में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ बिकॉज ऑफ लेट एंट्री, राइट. 8 o'clock 8:25 तक स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे थे, तो उस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस था और उस नेचुरल फ्लो में वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, राइट. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक वंस अगेन, सो दैट हमारा ये सोशोलॉजिकल स्कूल भी अच्छे से कंप्लीट हो, राइट. नाउ ऑल्दो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रिगार्डिंग दी एंट्री ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज मैंने एक सिस्टम यहाँ लगाया हुआ है ऑटोमेटिक, तो आप किसी को भी एंट्री लेना है कभी भी वो ले सकते हैं, राइट. मुझे एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, मुझे क्लिक नहीं करना पड़ेगा एडमिट के लिए, राइट. तो ठीक है, ये मुझे आइडिया आया एट नाइट कि इतना सारा टेक्नोलॉजी है, तो इज देयर वे दैट विदाउट क्लिकिंग कैन वी एडमिट एनीवन इन आवर मीटिंग, ऐसा हो सकता है, राइट. नाउ we are going to continue from the topic of sociological school, right. As we already know, sociological school talks about the relation of law and the society, right. Before sociological school there was analytical school and historical school. Analytical school में society से तो relate नहीं किया गया था law, right. Then historical school में मोंटेस्क्यू का एक पॉइंट आया था दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लॉ इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोज विद द सोसाइटी, राइट. तो उन्होंने एक कनेक्शन बिल्ड कर दिया था उस मोमेंट पे, और उसी पॉइंट पे ये सोशोलॉजिकल स्कूल का ग्रोथ हुआ है धीरे धीरे. बहुत से जूरिस्ट आए और अपना अपना रोल प्ले किया, राइट. सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट सोशोलॉजिकल स्कूल, सो देयर इज अ लिंकेज बिटवीन लॉ एंड द सोसाइटी, right. Law and the society. Now what kind of relation it is? All right,
that is of scientific positivism, right, or scientific method or science of sociology, right. According to many jurists, right, they supported the theory of organism. Like August, he was a jurist. उन्होंने बोला कि ये जो लॉ होते हैं ये साइंटिफिक पॉजिटिविज्म पे बेस है, साइंस ऑफ सोशलिज्म पे बेस है. अगस्त को फाउंडर भी माना जाता है सोशियोलॉजिकल स्कूल का. और उन्होंने कहा कि सोसाइटी अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म की तरह है. ऑलराइट, इट कैन प्रोग्रेस व्हेन इट इज़ गाइडेड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, राइट. और वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो लॉ माने जाते हैं, राइट. लॉ आर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स which helps to progress the society, because society is like a organism, right. Now thereafter Duguit, Duguit, all right, he was a jurist of sociological school. इनका भी अपना ओपिनियन था. all right, when we talk about him, इन्होंने कहा कि देखो सोसाइटी में दो तरह की नीड्स होती है, राइट. लोगों की दो तरह की नीड्स होती है. कैसी कैसी नीड्स? एक होती है कॉमन इंडिविजुअल की नीड, राइट. कॉमन इंडिविजुअल नीड जो म्यूचुअली असिस्टेंस लेने से दूर हो जाएगी. जैसे मुझे कोई हेल्प चाहिए, मैंने आपसे ले ली, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपने मुझसे ले ली. तो इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है वो दूसरे इंडिविजुअल से सॉल्व होगा, right. So first problem is the common need of every individual which can be satisfied by the mutual assistance, right. Now he also tells us there is a different section also, right, जिसमें there are people who have diverse needs of individuals which can only be satisfied by exchange of services, right. तो कुछ उन्होंने ऐसी नीड्स बताई इतनी वाइड होती है, इतनी ज़रूरी होती है कि एक पर्सन से वो फुलफिल नहीं होंगी, राइट. वाइड लेवल पे वो सेटिस्फेक्शन करने के लिए सर्विस अलाउ करना पड़ेगा, राइट. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, राइट. डिफरेंट काइंड की सर्विस होती है. अब ये भी सर्विस ही अवेल कर रहे हो आप. इफ़ आई एम taking a subject, you are availing my service, right. If you are doing something for others, you are giving them a service, right. So एक होती है सर्विस जो individual to individual होती है. If I am teaching a particular student, so that is individual to individual, I am solving his problem. But if I am teaching 20-30 people, I am solving the problem of many people, right. So there are two types of problems you can say, or two types of needs which can be served in the society, right. एक होती है इंडिविजुअल लेवल पे, एक होती है सोसाइटी लेवल पे. दुगिट ने ये बताया, राइट. दुगिट जूरिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया, Duguit. अब इनको सॉल्व करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया, राइट. ये डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो ही आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, राइट. और इसको नाम दिया इन्होंने सोशल सॉलिडारिटी, ठीक है. सोशल सॉलिडारिटी, ठीक है. विद द डेवलपमेंट ऑफ फ्री इंडिविजुअल एक्टिविटीज लाइक सोशल सॉलिडारिटी डेवलप्स. अगर एक पर्सन को फ्रीडम दोगे, उसकी फ्रीडम पे काम करोगे, तो क्या होगा, वो सर्विसेज अवेल करेगा, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लोगों की हेल्प लेगा, असिस्टेंस लेगा, या हो सकता है असिस्टेंस दे. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, राइट. सोशल सॉलिडारिटी बढ़ रहा है, राइट. सो Duguit was a strong supporter of social solidarity, right. He believes on the independence of men in the society, right. कि जितने लोग फ्री रहेंगे
उतना ही वो सर्विस अवेल करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे और सर्विस एक्सेप्ट भी करेंगे। और बाय मेन ये मतलब नहीं है सिर्फ ओनली मेन और मेल पीपल, फीमेल भी इंक्लूडेड है, राइट। सो लॉ सर्व्स दिस एंड, राइट। लॉ इज अ रूल which the men possess not by virtue of higher principle whatever, right, whether it is good, interest, happiness or whatever it is, but by virtue of facts, because they live in society and can live in society, राइट। तो लॉ क्या है? लॉ वो चीज़ है जिससे आप सोशल सॉलिडारिटी मेंटेन कर रहे हो। इफ समवन इज टेकिंग द सर्विस और अवेलिंग द सर्विस, राइट, नाउ देयर आर सम फॉर्मेलिटीज दैट ही हैड टू फॉलो। अब जैसे आप रेस्टोरेंट जाओगे, खाना खाओगे तो पे तो करोगे, राइट। सो व्हाट यू हैड टेकन, राइट, यू हैड टेकन द सर्विस, राइट, एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग, after taking the service you are abided by the law, right? You are abided by the law to pay for it, ठीक है। बताइए, क्लियर है इतना? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? टेल मी, समझ आया इतना? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। If there is no doubt, then we are going to continue with the opinion of another jurist of sociological school, Hering, H-E-R-I-N-G, right? Spelling mistake मत करिएगा when it comes to the jurists, right? इन्होंने भी अपना थ्योरी दिया, अपना ओपिनियन दिया, और इन्होंने बताया कि लॉ क्या होता है। लॉ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल्स, राइट। लॉ इज द गारंटी ऑफ द कंडीशन ऑफ लाइफ इन द सोसाइटी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि लॉ डेवलप होता है लाइक दैट एलिमेंट, जब आप पर्सन को स्ट्रगल में डालते हो या जब वो स्ट्रगल फेस करता है, तो उस स्ट्रगल को दूर करने के लिए और एक कुछ रूल्स बनाने होंगे और एक कुछ पॉइंट्स उन्होंने इलेबोरेट किए, ठीक है। जैसे जो कांस्टेंट स्ट्रगल होगा सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जो पर्सन होगा वो किस तरह रहेगा? हिल गो फॉर पीस, he'll go for order, not for the chaos, right? So law is the guarantee for him that he is going to be peaceful, or he is going to live a life of a peaceful person or in order, right? So basically law is to serve the social purpose, thereby that's why there is a need of the law। ये क्या करना है? आपको सोशल पर्पस सर्व करना है, right? So he takes law as a means to an end। ये लॉ क्या है? लॉ एक रिजल्टेंट है, एक बाय प्रोडक्ट है, एक एंडिंग रिजल्ट है कॉन्स्टेंट स्ट्रगल का, राइट। नाउ क्रिटिसाइज किया गया इनको इस पॉइंट पे, क्योंकि इनको बोला कि he had only focus upon one problem of the solution, right? एंड ये भी बोला गया दैट विल एंड पर्पस में ये डिफरेंस नहीं कर पा रहे, राइट। विल एंड पर्पस में डिफरेंस ना होने की वजह से जो लॉ है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वो प्रोटेक्ट करेगा या वो पर्पस को प्रोटेक्ट करेगा, नहीं। तो थोड़े थोड़े क्रिटिसिज्म सभी जूरिस्ट को आते रहे, ऐसा नहीं है कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया,
राइट। टाइम टू टाइम जब लॉ का डेवलपमेंट हुआ, थ्योरी डेवलप होना लगा और डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट आने लगे, तो दूसरे के पॉइंट्स की कमी निकाल के अपने पॉइंट्स को रखने लगे। तो आप अगर आई गेस मटीरियल होगा जो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया गया होगा, नहीं, तो उसमें आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा हर एक जूरिस्ट का दो दो तीन ही पॉइंट्स क्रिटिसिज्म का, राइट। और वो क्रिटिसिज्म लिखा है आपके मटीरियल में, क्रिटिसाइज इन द सेंस ऐसे नहीं किया कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी एट ऑल। टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट phases of life, different different theories applied, राइट। ऐसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज अप्लाई होती हैं, ठीक है। एक बार बताइए वो मिल गया क्या स्टडी मैथ या अभी मिला? मिल गया। नहीं मिला, अभी नहीं मिला, सबको मिला है। सबको नहीं मिला, सबको मिल गया, राइट। यस सर। चलिए कि आप ले टाइम में, क्योंकि जो भी आपके CCS में चाहे MU में क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो उसी टॉपिक में से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं मोस्टली, तो ऐसा बड़ा कम होता है कि आउटसाइड किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक्स मेंशन किए जाते हैं आपके स्टडी मैप में। रेदर दी कंटेंट में आप कहीं से भी आप गो थ्रू कर सकते हो, राइट। कंटेंट के मामले में आप कहीं से भी ले सकते हो कंटेंट, इट इज़ ऑल नेट है, लाइब्रेरी है, राइट। व्हेन इट कम्स टू दी टॉपिक मुझे अच्छा लगा आपके स्टडी मैट में दैट दे हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक इन शॉर्ट, राइट। तो कोशिश करिएगा कि एक बार बुक जरूर करें स्टडी मैट, बहुत से लोग नहीं करते, वो डायरेक्ट बुक ले लेंगे और उनको रीड करेंगे, राइट। फॉर कॉलेज आई एम टेलिंग यू, अगर आपको सिर्फ कॉलेज का एग्जाम निकालना है दैट इज, सर आप स्टडी मटेरियल जो कॉलेज से मिला है उसकी बात कर रहे थे? हाँ यस, तो उसमें उसमें एग्जामिनेशन रिलेटेड, जी एग्जाम रिलेटेड एवरीथिंग रहता है उसमें। हाँ, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे मोर और लेस मेजॉरिटी 90-95% वो आपके उन्हीं टॉपिक में से फ्रेम किए जाएंगे। और अगर आपको एग्जैक्टली 100% पता करना है कि क्या टॉपिक क्वेश्चन आना है, क्या टॉपिक क्वेश्चन नहीं आना, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि अराउंड 5 to 6 ईयर्स के पास्ट के क्वेश्चन पेपर देखो और पॉइंटर्स में आप टॉपिक्स लिखो, और एक यूनिक करके भी आता है बेस पेपर टाइप। यूनिक इज नॉट वेरी मच बेनिफिशियल, राइट। यूनिक इज फॉर दोज पीपल हु हैड नॉट स्टडीड वेल, राइट, कि 1-2 हफ्ते हैं या 5-6 दिन है और पढ़ना है आपको। यूनिक भी देखोगे ना तो उन्होंने क्या किया है, वही टॉपिक्स को सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन बना के सबको, यूनिक इज नॉट टेलिंग यू एनीथिंग स्पेशल, राइट, जस्ट दे हैव कवर्ड एवरीथिंग शॉर्ट। For last at the time of exam can we prefer unique? देखो दो पर्पस हो सकते हैं यूनिक के, दो पर्पस के लिए आप ले सकते हो। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर या तो क्वेश्चन पता चल जाएगा उससे या फिर शॉर्ट में एक कंटेंट पता चल जाएगा। तो ये सिर्फ वो लोग अगर लेना चाहते हैं जो जिन्होंने पढ़ा नहीं है मटीरियल या बुक, राइट। जिन्होंने मटीरियल पढ़ा हुआ है अच्छे से, जिन्होंने बुक पढ़ी हुई है, उन्हें नहीं ज़रूरत, उन्हें क्वेश्चन देखने की भी नहीं ज़रूरत, राइट। अगर क्वेश्चन के पर्पज़ के लिए ले रहे हो ना, आपकी क्वेश्चन पता चल जाएगा, तो इट इज़ मच बेटर कि आप 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लीजिए और उनको टॉपिक वाइज अंडरलाइन कर लो कि इस टॉपिक में से इस ईयर में क्वेश्चन आया। यू विल नोटिस कि एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक टॉपिक को बार बार रिपीट किया जा रहा है CCS में, MU में, राइट। तो उससे क्या होगा कि यूनिक आपको बड़ा लेंदी लगेगा, वो टॉपिक्स कुछ ही हैं, 5 या 10 टॉपिक वो कर लोगे तो उससे लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, राइट। अभी संडे में क्लास होगा, आई थिंक आपका रखा गया है CCS वालों का, विवेकानंद हॉल जिसका भी सेशन होता है, तो आई एम गोइंग टू टेक योर जूरिस्प्रूडेंस सेकेंड ईयर संडे। तो उस क्लास में मैं क्वेश्चंस इफ़ आई पॉइंट मैं क्वेश्चंस फ्रेमिंग करके लिखे आऊँगा आप लोगों के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू मी, और मोस्टली उसी में से आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। ऐसा काफ़ी मुश्किल है कि उससे बाहर पूछा जाए। इन केस अगर आया तो वो फिर सभी लोगों के लिए आउट ऑफ सिलेबस ही होगा रेदर देन स्पेसिफिक पीपल, राइट। सो अगर आप ये कुंजी वगैरह या ये बोलते हैं यूनिक वगैरह ये सब लेते हो तो ये लोगों के लिए जो नहीं पढ़ पाए स्टडी मटेरियल या कोई बुक, उनके पास टाइम बहुत कम है, राइट। तो उनको बस पास होना है, तो पास हो जाओगे, पासिंग मार्क्स तक 50% 40% आ जाएंगे। लेकिन अगर इन केस इफ यू आर डिज़ायरिंग टू गेट अबाउट 60%, 70%, राइट,
अब तो मुझे नहीं पता कि 70% CC दिखाई नहीं देता, बट अराउंड 2016 एंड बिफोर दैट, तो उस मोमेंट पे तो 60% क्रॉस करना वॉज अ वेरी बिग टास्क। 62-63 पे ही पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप आ जाते हैं। सर अभी भी इन सिचुएशन है, 45 to 60% हाँ, मैक्सिमम नंबर आता है। 60 to 65 का रेशो, तो इफ आर गेनिंग 60 to 65% मार्क्स, तो यू आर डूइंग वेरी गुड, राइट। तो दैट इज़ द मार्जिन। तो अगर इन केस इफ यू वांट 60 to 65 लाए, तो 2-3 प्रैक्टिसेस करना होगा। पहला कि प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 5 to 10, 5 से कम नहीं, 5 से ज़्यादा कितने भी देख लो, 5 से कम नहीं, 5 ईयर्स तक के या उससे ज़्यादा पास के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, टॉपिक्स लिख लो। लॉन्ग क्वेश्चंस में इतने इतने टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जो जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं ना, उनको आप करो, राइट। और जो जो टॉपिक्स एक बार भी आए, रिपीट नहीं हुए बट एक बार आ गए, तो उनको भी करो। क्या होता है कई बार कि लॉन्ग में तो शॉर्ट में आ गया, शॉर्ट में नहीं तो वो 10 मार्क्स में आ गया या 4 मार्क्स में आ गया, राइट। वो शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला तो ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि ठीक है, ये क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। देन देयर आफ्टर क्या करना होगा, सेकेंड थिंग, कि उन टॉपिक्स के बारे में आपको बुलेट पॉइंट्स रेडी करने होंगे। जैसे आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आ गया, लेट से एक टॉपिक है जो बहुत रिपीट हुआ, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है, उसका आंसर लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बुलेट पॉइंट प्रिपेयर करो। और एक एक्सप्लेनेशन पोर्शन में क्या लिखना है, बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर कर लो। कोई चार्ट बनाना हो, आई टेल यू कि इस तरीके से ये कॉपीज चेक करते हैं। यूनिक क्वालिटी अगर आप दे सको अपने आंसर को, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स फेच करने में हेल्प करता है। फॉर इंस्टेंस इफ यू हैड मेड चार्ट, टेबल, डायग्राम, इवन दो इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन योर मटीरियल, राइट, आप खुद से अपने डायग्राम्स प्रिपेयर कर सकते, तो वो एक यूनिक क्वालिटी आपके आंसर को देता है, उसे दूसरों के कंपैरिजन में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि अगर 1000 कॉपी चेक करना है, तो टीचर को तो पता है वो एक आंसर बार बार देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। सडनली जब एक अलग से कोई डायग्राम उनकी नज़र के सामने आ जाता है, तो वो एक मार्क्स उसको ज़्यादा ही देते हैं, राइट। तो यूनिक क्वालिटी करने में हेल्प करता है। चार्ट्स हो गए, डायग्राम को रेडी कर लो, ये क्वेश्चन आएगा तो ये हम इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, राइट। दूसरा ये हो गया, ये सब बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर किया आपने, राइट। तीसरा एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करके देख लो कि इतने गिवन टाइम में क्या मैं इतने पेजेस कर सकता हूँ या नहीं, राइट। तो जब ये 3-4 प्रैक्टिस आप करोगे ना, उसमें 60+ स्कोर करने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे, राइट। और इन केस अगर कोई भी आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको ये सब चीज़ें करने का टाइम नहीं है, बस पासिंग मार्क्स चाहिए कि बस पास हो जाए, राइट, ऐसा हो जाए कि बस बैक ना आए, उसके लिए आप पढ़ सकते हो, राइट। यूनिक वगैरह 1 हफ्ते का टाइम है, यूनिक पढ़ लो, इधर उधर आओ। बट यूनिक को जब आप पढ़ोगे और जब आप बेहरे देंगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि बेहरे के जितने टॉपिक है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, बस उन्हीं को क्वेश्चन बना के उन्हें पैरा बना के आंसर कर दिया। तो वो पढ़ लो या फिर ये पढ़ लो, दोनों एक ही बात है, राइट। इसमें बस थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता चल जाएगा, बिकॉज यूनिक में दे नीड टू फ्रेम आंसर इन अ लिमिटेड एरिया, तो लिमिटेड वर्ड, तो पर्टिकुलर वर्ड को आंसर कंप्लीट करना होगा, राइट। तो दैट इज़ वाई क्या होता है कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल वो नहीं भी लिखते, वो वक्त में कुछ बता दी, बाकी इंपॉर्टेंट वाला बताया। व्हेन यू आर रीडिंग अ होल पैरा या होल पेज या होल टॉपिक, तो आपको पता है कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, राइट। तो मेरे अगर ओपिनियन मांगे आप, इट इज़ मच बेटर इफ़ यू स्टडी योर मटीरियल एंड देन यू एनालाइज योर पास्ट एग्जाम्स, राइट, एंड देन मेंटेन द टॉपिक्स की कौन से आपके रिपीट हुए, कौन से एक बार आए, कौन से चांसेस हैं आने। एक ये भी पैटर्न होता है जो CCS में फॉलो होता है कि 1 साल टफ, 1 साल ईजी, फिर 1 साल टफ, फिर 1 साल ईजी, इस तरीके से पैटर्न भी दिखेगा आपको, और कुछ कुछ सब्जेक्ट में 2 साल ईजी आएगा तो इसे ईयर टफ डाल देंगे, फिर 2 साल ईजी आएगा, तो उसे एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो ईजी आएगा या टफ आएगा। ये इस तरीके से वर्क भी करता है, ये आप लोगों को भी पता हो नहीं पता हो, बट अब पता चल गया, ठीक है। बताइए कोई और क्वेश्चन या डाउट तो नहीं है अबाउट एग्जाम? नाउ लेट अस प्रोसीड with sociological school
and let us discuss about the Roscoe Pond jurist. और एक देखो फादर भी बोला जाता है सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, राइट, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज an ordering of the conduct so as to make goods of existence and the means of satisfying claim, like whatever it is. Basically उनका जो पर्पस था that was कि मैक्सिमम वांट्स को हम सॉल्व करें, प्रोवाइड करें, सेटिस्फाई करें विद मिनिमम फ्रिक्शन और एफर्ट, और किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करें, ठीक है, और कितने कम फ्रिक्शन के साथ वो करें या कितने कम एफर्ट्स के साथ वो करें। और इसी को उन्होंने टाइटल दिया सोशल इंजीनियरिंग। कैसे एनालाइज करोगे आप? यू हैव टू यूज सोशल इंजीनियरिंग फॉर दैट, कि कैसे लोग हैं, कैसा बिहेवियर है, क्या वांट है, कैसे सेटिस्फाई होगा, राइट, क्या चीज़ें वो देने के लिए रेडी है, कितना फ्रिक्शन वो ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग, राइट, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी और सोशल इंजीनियरिंग jurisprudence or Roscoe form, right? And according to him, there should be a balance between competing interests of society. सोसाइटी है, सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं और हर एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट भी है। अब सभी के बीच में बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, चाहे वो प्राइवेट इंटरेस्ट हो, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट हो, और चाहे वो सोशल इंटरेस्ट हो, राइट। तो इंटरेस्ट को अगर आप बैलेंस करोगे तो उसी से आप मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई कर सकते हो, राइट। सो व्हाट इज लॉ? लॉ is that kind of process which helps to identify the wants of people, right? Whether it is a private interest of that particular person or public interest or social interest, right? And after analyzing the wants, the next step is to satisfy that want. उनको आप सॉल्व कर पाओ, उनको आप सर्विस प्रोवाइड करो, उनको जो उनकी फ्रिक्शन है उसको दूर करो, राइट। उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो वांट फुलफिल नहीं हो रही, उनको आप फुलफिल करो, ठीक है। सो दिस वाज asserted by Roscoe Pond, ठीक है। नाउ इनको भी क्रिटिसाइज तो किया गया, राइट, इनको भी क्रिटिसाइज किया गया, इनको भी बोला गया दैट इन्होंने जो ये सोशल इंजीनियरिंग वर्ड दिया है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉ को भूल गए, राइट। ये इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वर्ड पे रेदर देन लॉ, राइट। दैट इज़ वाई इनकी भी थ्योरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म तो हर एक जूरिस्ट को किया गया, ऐसा नहीं है कि कोई जूरिस्ट होगा और उसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया, ठीक है। सो ये हमने कल डिस्कस किया था अबाउट सोशियोलॉजिकल स्कूल, ऑलराइट। नाउ हमने अभी तक पास से अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है? वी हैड डिस्कस्ड एनालिटिकल स्कूल, ऑलराइट, वी हैड डिस्कस्ड हिस्टोरिकल स्कूल, नेचुरल लॉ आज हमने देख लिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आज हमने देख लिया स्टार्टिंग में, एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल एक बार मैंने जो कल क्लास किया था उसका शॉर्ट में रिवाइज करा दिया, राइट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा
दैट वुड बी ऑन जूरिस्प्रूडेंस सेकंड, राइट। मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और जूरिस्प्रूडेंस सेकंड का फिर हम सेशन रखेंगे। एंड सैटरडे, आज फ्राइडे हो गया, राइट। फ्राइडे के बाद अब जो क्लास होगा वो एक, राइट, जूरिस्प्रूडेंस सेकंड विवेकानंद हॉल में। तो आप लोगों से ऑफलाइन हम मिलेंगे संडे में, और वहीं से हम फिर स्टार्ट कर देंगे जूरिस्प्रूडेंस सेकंड। तो कल क्लास नहीं होगा सैटरडे में, डायरेक्ट फिर हम संडे में मिलेंगे, ठीक है। एंड देन देयर आफ्टर मंडे से जितना भी संडे में डिस्कस होगा वो कर लेंगे। देन देयर आफ्टर वहीं से फिर मंडे से हम ऑनलाइन अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन बताइए। अभी कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर भी है, वो आज टाइम क्लैश हो गया एक्चुअल में। जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें मैंने मैसेज डाल दिया था, राइट, बट प्राइवेट ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप पे एक और मैसेज डाल दिया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर का, तो वो टाइमिंग क्लैश हो गया, राइट। तो उस वजह से आधे स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर पाए, बट मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, राइट। एंड कुछ लोग अभी भी हैं यहाँ अवेलेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, तो आप आराम से जा सकते हो, ऑलराइट। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी एब्सेंस में फिर कंटिन्यू हो। तो अब फिर हम आपसे संडे में ही मिलेंगे ऑफलाइन।